तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो चलो आज का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 शुरू करते हैं, जो है हमारे पास धातु, अधातु एवं उपधातु। तो बच्चों, धातु क्या होते हैं इस चीज़ के बारे में हम लोग 9th क्लास में देख चुका है, हम लोग 9th क्लास में देख चुके हैं। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि तत्व के कितने रूप होते हैं, 3 रूप, धातु, अधातु एवं उपधातु। तो हम लोग को पता है, ये हम लोग जानते हैं कि टोटल हम लोग के पास आवर्त सारणी में 118 धातु हैं, मतलब 118 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 118, जिनमें से 92 क्या है, 92 सिर्फ धातु ही हैं। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को धातु से भरा हुआ मिलेगा। जो येलो कलर का पीरियोडिक टेबल मैं अगर आप लोग को पढ़ाऊँगा तो उसमें बताऊँगा कि ज़्यादातर डोमिनेंट है ना, वो धातु का ही है। तो हम लोग को बेसिकली धातु के बारे में ज़्यादा जानना है। ठीक है, और धातु क्या होते हैं, उनका क्या गुण होता है, रासायनिक गुण, भौतिक गुण। क्लास 9th में हम लोग धातु के भौतिक गुण पढ़े हुए हैं। एक बार हम लोग फिर से देखेंगे, तो उसके बाद हम लोग उनके रासायनिक गुण के बारे में जानेंगे। यानी कि मेन जो है हम लोग को इनका रासायनिक गुण के बारे में सीखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग धातु के कुछ भौतिक गुण जान लेते हैं। तो धातुओं के परमाणु के आखिरी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। जैसे मान लीजिए ये क्या होता है, तो ये आप लोग 9th क्लास में सीखे होंगे। अब मैं एक बार बता देता हूँ एग्जाम्पल के। जैसे मान लो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होता है, सोडियम के इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे होता है, 2, 8, 1। तो देखिए इसके आखिरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। जैसे आप लोग मैग्नीशियम ले लीजिए, तो मैग्नीशियम का कितना होता है, 2, 8, 2। तो इस तरीके से जो भी तत्व जिनके आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन, या फिर 1 या फिर 3। जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम का आखिरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, 8, 3। एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या कितना, 13। तो 2, 8, 3, यानी कि आखिरी कक्षा में एल्यूमिनियम का 3 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि सोडियम का आखिरी कक्षा में 1, मैग्नीशियम का 2, एल्यूमिनियम का 3। तो इन तीनों का आखिरी कक्षा में कितना, 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो वैसे तत्व जिनके आखिरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो, 1, 2, 3, जनरली कितना हो, 1, 2, 3, वैसे तत्व को हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे, धातु के कैटेगरी में। ऐसे को हम लोग बोलते हैं धातु। ये लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन आराम से दे देते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को आराम से देते हैं। की पॉइंट है, ध्यान देना, जो तत्व इलेक्ट्रॉन को आसानी से दान कर दे। देखो जैसे कि Na क्या चाहेगा कि मैं 1 इलेक्ट्रॉन अपना दे दूँ, क्योंकि इसको क्या करना है, ऑक्टेट पूरा करना है। सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, क्यों, अपना अष्टक पूरा करने के लिए। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन दान करना चाहेगा। आप लोग 9th क्लास में सीख चुके होंगे, या मैं फिर से रिकैप करा देता हूँ। तो 3 इलेक्ट्रॉन दे के ये क्या हो जाएगा, ऑक्टेट इसका भी पूरा हो जाएगा, मतलब अष्टक। तो इस तरीके से जो तत्व आराम से अपने धातुओं को दान में दे दे, या जिनके आखिरी कक्षाओं में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अधातु। ठीक है, तो धातु क्या होते हैं, धातु इलेक्ट्रॉन आराम से दे देते हैं। अधातु क्या होते हैं, इसके विपरीत, जिनके आखिरी कक्षा में कितने हो, 5, 6 या 7। जिनके आखिरी कक्षा में जनरली 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन हो, वो क्या होते हैं, अधातु। जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन देख लो आप, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17, 17। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, 2, 8, 7। इसके आखिरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। जैसे आप देख लो सल्फर का कितना होता है, 16। तो इसके आखिरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, 8, 6। तो इस तरीके से जिनके आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 6 इलेक्ट्रॉन हो। जैसे मान लीजिए हम लोग नाइट्रोजन का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो नाइट्रोजन का कितना होता है, 7। तो इसके आखिरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5। तो वैसे तत्व जिनके आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 5 या तो 6 या तो 7, ऐसे तत्व को हम लोग क्या बोलेंगे, अधातु। क्या बोलेंगे, अधातु। ठीक है, और जो अधातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को देते नहीं, वो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। तो जो आराम से इलेक्ट्रॉन को ना दे, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, जो इलेक्ट्रॉन को ले, उसको बोलेंगे अधातु। और जो इलेक्ट्रॉन को दान करे, उसको क्या बोलेंगे, धातु। ये हो गया पहला डिफरेंस। दूसरा देखते हैं, धातु क्या होते हैं, ठोस होते हैं। धातु जनरली क्या होते हैं, ठोस होते हैं। लेकिन उनमें से एक पारा है जो कि रूम टेम्परेचर पे किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में। किस अवस्था में, द्रव अवस्था में। तो आपको ये याद रखना, एक्सेप्शन है ये, कि पारा क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे। पारा है तो धातु, लेकिन वो रूम टेम्परेचर पे द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, किस अवस्था में, द्रव अवस्था में। और अधातु जो होते हैं, अधातु तीनों नेचर के हो सकते हैं, ठोस भी हो सकते हैं, द्रव भी हो सकते हैं, या फिर गैस। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या हो गया, हीरा। ठोस का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या हो गया, हीरा। हीरा क्या है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, मतलब नेचर में पाया जाना सबसे कठोर पदार्थ क्या है, हीरा है। देखो वो क्या है, अधातु। तो अधातु ठोस भी हो सकते हैं, द्रव जैसे ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। तो और गैस में जैसे आपका ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सभी क्या है, गैस। तो ये सभी क्या हो गया, अधातु। तो अधातु ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं।
और धातु हमारे ठोस अवस्था में होते हैं, लेकिन एक ऐसा धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे, जिसका नाम क्या है, पारा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। आगे देखते हैं धातु चमकीले होते हैं। हम लोग देखे लोहा, कोई सा भी धातु लो, उसमें एक अलग ही तरह का चमक होता है। लेकिन अधातु क्या होता है, अधातु चमकीले नहीं होते हैं, लेकिन एक ऐसा अधातु है जो कि चमकीला होता है, जो क्या है आपका फिर से हीरा, जो कि सबसे ज़्यादा चमकता है नेचर में। चलिए थर्ड देखते हैं, फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। धातु तथा विद्युत तथा उष्मा की सुचालक होती है। हाँ, जितने भी हमारे पास धातु हैं उसमें से अगर हम लोग करंट को पास कराएं तो करंट पास हो जाता है, विद्युत धारा पास हो जाती है। और उष्मा का सुचालक का मतलब क्या कि अगर मान लो ये लोहे का रॉड है, आयरन का रॉड है, तो अगर हम लोग यहाँ से यहाँ पे अगर गर्म करें तो कुछ समय के बाद हमको यहाँ पर भी गर्म लगने लगता है। इसका मतलब क्या है, उष्मा चल के यहाँ तक पहुँच चुकी है। लेकिन अधातु क्या होते हैं, अधातु उष्मा की तथा विद्युत की कुचालक होती हैं। ठीक है, इनमें से क्या होता है, जैसे आप गैस से क्या, गैस से हम लोग करंट थोड़ी पास करा सकते हैं, तो इस तरीके से अधातु से विद्युत सुचालक नहीं हो पाता है। लेकिन एक ऐसा अधातु है जिससे विद्युत सुचालक होता है, उसको आपको याद रखना है। उस अधातु का नाम है ग्रेफाइट। क्या है उसका नाम, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ही एक ऐसा अधातु है जिसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, विद्युत को पास करा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अधातु में आपको याद रखना है कि ये जो लेड और मरकरी होता है ये उष्मा की सुचालक नहीं होती हैं। क्या होता है, इनमें से उष्मा पास नहीं कर पाता। ये एक्सेप्शन आपको याद रखना है। अच्छा, पांचवा पॉइंट है आघात वर्ड तथा तन्य। ध्यान दीजिएगा इस वर्ड पे, आघात वर्ड तथा तन्य। आघात वर्ड क्या होता है, तो आघात वर्ड किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण कि उसको पीट पीट कर क्या किया जा सके, पतला चादर बनाया जा सके। तो जैसे मान लो आप लोगों ने देखा होगा घरों में जो हम लोग टीन का जो छत बनाते हैं या फिर एल्यूमिनियम का जो छत बनता है, वो क्या, एल्यूमिनियम एक धातु है, उसको पीट पीट के क्या किया जाए, पतला चादर बनाया जा सकता है। तो धातु के इस गुण को आघात वर्ध बोला जाता है, जिसके कारण किसी धातु को किसी पदार्थ को पीट पीट कर अगर पतला कर दिया जाए तो उस गुण को हम लोग आघात वर्ध बोलते हैं। ठीक है, चलिए, और तन्य क्या हो गया, तो तन्य हो गया कि खींच कर लंबा करना। जैसे कि धातु को, जैसे कि हम लोग चाहें तो किसी धातु को, किसी लोहे के तार को, लोहे का आप लोगों ने तार देखा होगा, लोहे का क्या किया होगा, पतला पतला खींच खींच के लंबा किया गया होगा। फॉर एग्जांपल, और अच्छा सा एग्जांपल दूं अगर आपको, तो 1 ग्राम सोना या 1 ग्राम चांदी से हम लोग 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। तो अब इससे आपको पता चल गया होगा कि धातु कितना तन्य होता है, बहुत ज़्यादा तन्य होता है। इसको खींच कर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो वह गुण जिससे धातु को खींचकर लंबा तार बनाया जाता है, उस गुण को क्या बोलते हैं, धातु की तन्यता बोलते हैं। और अधातु में ये गुण नहीं होता है। चलिए अगला पॉइंट है कि गलनांक तथा क्वथनांक। तो देखिए, गलनांक क्वथनांक का मतलब हो गया मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या कि धातु जो होती है ना, अगर उसको आप हीट करोगे, जैसे आप आयरन को हीट करोगे तो 1500 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या होता है, लिक्विड में, यानी कि उसको हीट करने में ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है। तो उसका गलनांक क्या हो गया, क्वथनांक ज़्यादा होता है। ये आगे हम लोग देखेंगे जब हम लोग यौगिक गुण पढ़ेंगे, भौतिक गुण, तब उसमें और अच्छा से देखेंगे। लास्ट टॉपिक है हम लोग का। यहाँ पे बस आप लोग को इतना याद रखना है कि गलनांक तथा क्वथनांक धातु का अधिक होता है और अधातु का कम होता है। चलिए अब हम लोग धातु के कुछ भौतिक गुण के बारे में जान लेते हैं। तो मैं इसको जल्दी से मिटा देता हूँ। अब हम लोग धातु के रासायनिक गुण के बारे में जानेंगे। ये था कुछ धातु का भौतिक गुण जो कि आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग मेनली धातु के बारे में ही पढ़ना है। क्यों, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में ज़्यादा हमारे पास क्या भरा हुआ है, धातु। चलिए, तो पहला हम लोग देखते हैं धातु का, जब किसी धातु को किसके साथ रिएक्शन करवाया जाए, ऑक्सीजन के साथ। अगर धातु को हम लोग किसके साथ ऑक्सीजन कराते हैं, धातु को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, बोलिए। तो अगर धातु को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो हमको मिलता है धातु का ऑक्साइड। क्या मिलेगा, धातु का ऑक्साइड। ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई धातु लीजिए, जैसे जिंक को हम लोगों ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया, ये क्या देगा, ZnO। ठीक है, जैसे कॉपर को हम लोगों ने धातु के साथ रिएक्शन करवाया, ये क्या देगा, 2CuO। ये सब आप बैलेंस कर लेना। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों को बैलेंस सिखाया गया होगा कि हाउ टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन। आप लोग यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो होगा, तो आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो अगर आप कमेंट कीजिएगा तो मैं उन्हें बना भी दूंगा। ठीक है, तो धातु को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो क्या मिलता है, धातु का ऑक्साइड। ठीक है, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ जो कि एग्जाम में चांस है कि ये आ सकता है कि सभी धातु तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा के धातु का ऑक्साइड तो बनाते हैं। और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं उनका जो गुण होता है, प्रकृति होता है, धातु का ऑक्सीड का जो प्रकृति होता है वो होता है क्षारकीय नेचर का। उनका प्रकृति होता है क्षारकीय। ये आप लोग एसिड बेस चैप्टर में पढ़ चुके होंगे। क्षारकीय क्या होता है, जो पानी में घुल के OH- दे उसको हम लोग क्षारकीय बोलते हैं। ठीक है,
तो धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, धातु ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके धातु ऑक्साइड बनाता है। उनका गुण कैसा होता है, प्रकृति कैसी होती है, क्षारकीय होती है। ठीक है, अब हम लोग एक एग्जांपल देते हैं। क्या सभी धातु ऐसे होते हैं? हाँ, जनरली सभी धातु का ऑक्साइड ही बनाते हैं और वो क्षारकीय नेचर के होते हैं। लेकिन कुछ धातु ऐसे हैं जो कभी क्षारीय कभी समटाइम्स बिहेव एज एसिड और कभी कभी बेस की तरह बिहेव करते हैं। मतलब कि कभी कभी क्षार की तरह बिहेव करते हैं और कभी कभी अम्ल की तरह बिहेव करते हैं। ऐसे धातु को हम लोग बोलते हैं उभयधर्मी। क्या बोलेंगे? उभयधर्मी, उभयधर्मी ऑक्साइड। ऐसे धातु के ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड बोला जाएगा। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या हुआ? वैसे धातु के ऑक्साइड जो कभी कभी अम्ल की तरह बिहेव करे और कभी कभी क्षार की तरह बिहेव करे, उसे हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको? उभयधर्मी ऑक्साइड। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास वो कौन से धातु हैं? तो वो दो ही धातु हैं, एल्यूमिनियम और जिंक। कौन से धातु हैं? एल्यूमिनियम और जिंक। हम लोग के बुक में एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल दिया हुआ है। मैं एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल देके आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे बिहेव करता है एसिड की तरह और बेस की तरह समटाइम। जैसे कि मान लो एल्यूमिनियम का एसिड क्या होगा? Al2O3। इसको अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब कि प्रबल क्षार, जैसे फॉर एग्जांपल HCl, मैंने अगर इसके साथ रिएक्शन करवाया तो ये क्या करेगा? AlCl3 प्लस H2O ये देगा। मतलब आप याद कीजिए, अगर आप लोग एसिड बेस चैप्टर पढ़े हो, अम्ल क्षार और लवण चैप्टर अगर पीछे पढ़े हुए होंगे, पीछे का जो है चैप्टर, उसमें आप लोग पढ़े होंगे कि ऐसा जो रिएक्शन होता है हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं। मतलब कि इस साइड हमको क्या मिला? लवण, इधर क्या मिला? जल, और ये देखो ये क्या है? अम्ल है। तो अब देखो ऐसा रिएक्शन जिसमें एक से लवण और जल मिले, तो वैसा रिएक्शन को हम लोग क्या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो अब वो रिएक्शन में अगर ये अम्ल है तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा? क्षार होगा। ये क्या होगा? क्षार। क्योंकि क्षार एसिड और बेस को जब हम रिएक्शन कराते हैं, क्षार और अम्ल को रिएक्शन करवाते हैं, तो हमको क्या मिलता है? लवण तथा जल मिलता है। तो अब देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम का ऑक्साइड किसके तरह बिहेव कर रहा है? क्षार की तरह। किसके तरह? क्षार की तरह। लेकिन अभी जस्ट जैसे ही इसका पाला, जैसे ही इस एल्यूमिनियम इस ऑक्साइड का पाला स्ट्रॉन्ग बेस से, मतलब प्रबल क्षार से पाला पड़ेगा इसका, तो ये क्षार की जगह अम्ल की तरह बिहेव करने लगेगा। कैसे? तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लो Al2O3 है ना, अब हम लोग क्या करेंगे? इसमें स्ट्रॉन्ग बेस मिलाएंगे, मतलब कि क्षार। तो अब ये क्या करेगा? सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO3 प्लस ये H2O, इस तरीके से रिएक्शन देगा। तो अब देखो यहाँ पे फिर से हमको क्या मिला जाए? ये क्या है? लवण, ये फिर से जाल। अब ये क्या है? ये बताओ। ये क्षार है हमारा, ठीक है, ये क्या है? क्षार। और ये देखो ऐसा रिएक्शन जिसमें लवण तथा जल मिले, तो इधर क्या होना चाहिए? एसिड और बेस, क्षार। तो अगर ये क्षार है तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा? ये हमारा हो जाएगा अम्ल। ये क्या हो जाएगा? अम्ल। तो देखिए वैसे धातु के ऑक्साइड जो कभी क्षार की तरह बिहेव कर रहे हैं, लेकिन जब इसको हम लोग क्षार के साथ मिलाते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिलाते हैं, तो ये किसकी तरह बिहेव करने लगता है? किसकी तरह एक्ट करने लगता है? अम्ल की तरह। तो कभी कभी ये क्षार की तरह बिहेव कर रहा है और कभी कभी ये अम्ल की तरह बिहेव कर रहा है। तो ऐसे धातु के ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलेंगे? उभयधर्मी ऑक्साइड। ऐसे धातु के ऑक्साइड को क्या बोला जाएगा? उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है। और देखिए धातु के जो पानी में धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अघुलनशील होते हैं। ज़्यादातर धातु के ऑक्साइड जो होते हैं पानी में अघुलनशील होते हैं, लेकिन कुछ धातु के ऑक्साइड होते हैं जो कि पानी में घुलनशील होते हैं, जिसको कि हम लोग क्षार बोलते हैं। उसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, आ सकता है हम लोग को एग्जाम में। जैसे मान लीजिए सोडियम का ऑक्साइड, ठीक है, अगर इसको हम लोग कुछ धातु, ये क्या है? जल में घुलनशील है, मतलब ये पानी में घुल के क्या Na सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है। जैसे मान लो पोटेशियम ऑक्साइड, इसको अगर हम लोग पानी में घोलें Na2, तो ये हमको क्या देगा? KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस। एक्वस का मतलब ये क्या? पानी में घुला हुआ है। ये पानी में पूरी तरीके से क्या होता है? घुल जाता है। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या सही से आ रहा है। तो चलिए सब कुछ ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ें। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब तक हम लोगों ने क्या देखा कि धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारकीय गुण होता है। उनका गुण कैसा होता है? प्रकृति का क्षारकीय होता है, वो बेस की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है। कुछ ऐसे धातु के ऑक्साइड हैं जो कि कभी कभी एसिड की तरह और कभी कभी बेस की तरह, मतलब कभी कभी अम्ल की तरह और कभी कभी क्षार की तरह बिहेव करते हैं। उनको हम लोग क्या बोलेंगे? उभयधर्मी ऑक्साइड। वैसे धातु के ऑक्साइड को क्या बोला जाएगा? उभयधर्मी ऑक्साइड। ओके। कुछ धातु होते हैं जो ज़्यादातर धातु पानी में अघुलनशील होते हैं। क्या होते हैं? पानी में अघुलनशील, पानी में वो घुलते नहीं हैं। लेकिन कुछ धातु ऐसे हैं जो पानी में घुल जाते हैं, उनको हम लोग क्षार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षार।
तो ये यहाँ पे हम लोग का ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब हम लोग देखेंगे धातु का कि अगर हम लोग धातु को जल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या मिलता है। तो अब हम लोग का अगला रिएक्शन है कि अगर धातु को जल के साथ रिएक्शन करवा जाए, मतलब धातु को अगर जल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमको मिलता है धातु का ऑक्साइड, क्या मिलेगा, धातु का ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। और देखिए ये फिर से रिएक्शन करता है, धातु का ऑक्साइड जो है जल के साथ फिर से रिएक्शन करता है। धातु का ऑक्साइड जो है ये आपका जल के साथ फिर से रिएक्शन करके ये देगा आपको धातु का हाइड्रोक्साइड, धातु का हाइड्रोक्साइड क्या देगा, हाइड्रोक्साइड मतलब OH प्लस हाइड्रोजन। तो नेट रिएक्शन हम लोग का यही आया कि अगर धातु का ऑक्साइड को मतलब धातु और जल को रिएक्शन करवाया जाए, मतलब मेन रिएक्शन हमारा क्या निकल गया है, अगर धातु को जल के साथ रिएक्शन करवाएं तो ये धातु का हाइड्रोक्साइड मतलब ये वाला प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसके लिए हम लोग को एक रिएक्टिविटी सीरीज दिया गया है NCERT में, वो मैं लिख देता हूँ और मैं उसको याद कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो पहले आपको याद ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में, चलिए मैं इधर लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इधर मैं लिखूँ, चलिए मैं लिख देता हूँ, फिर मैं वीडियो पॉज करके लिखता हूँ, या फिर चलिए मैं लिख ही देता हूँ, इधर लिख दूँ। चलिए अब इसको कैसे याद करना ये भी मैं आपको बताऊँगा, पहले मैं लिख देता हूँ। अच्छा, ये है रिएक्टिविटी सीरीज। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम लोग नीचे नीचे जाएंगे वैसे वैसे अभिक्रियाशीलता क्या होगी, घटेगी। धातु की अभिक्रिया करने की क्षमता क्या होती जाएगी, घटी जाएगी। मतलब नीचे जैसे जैसे जाएंगे धातु की रिएक्शन करने की क्षमता क्या होगा, घटेगा। ठीक है, ओके। अब हम लोग यहीं से धातु को जल के साथ कैसे कैसे रिएक्शन करवाएंगे, क्या क्या होगा वही हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को रिएक्शन करवाएंगे, पोटेशियम और सोडियम। यानी कि अगर आप पोटेशियम को सोडियम के साथ पोटेशियम को पानी में मिलाते हो, क्या करते हो, पानी मिलाते हो, तो ये देता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस ये क्या देगा, देखो धातु का हाइड्रोक्साइड KOH दिया और प्लस क्या देगा, ये देगा हाइड्रोजन गैस। बैलेंस आप लोग कर लेना। ठीक है, बैलेंसिंग अगर नहीं है तो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि या तो आप लोग NCERT का सारे रिएक्शन याद कर लो या फिर यूट्यूब पे टाइप कर लेना, किसी भी बहुत सारे सर लोगों ने बैलेंस करने के लिए बताया गया है, तो वो आप लोग बैलेंस करना। वैसे ये रिएक्शन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको याद करवा दूंगा। ठीक है, पहले आप लोग समझिए, लास्ट में मैं याद करवाऊंगा। तो अभी अगर हम लोग धातु को जल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, हमको पता है धातु का हाइड्रोक्साइड, धातु का हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम क्या है, धातु, OH क्या है, हाइड्रोक्साइड, तो धातु का हाइड्रोक्साइड प्लस क्या, हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस मिला H2। ठीक है, लेकिन एक और धातु और लेते हैं, सोडियम। सोडियम को अगर हम लोग क्या करें, वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं तो ये हमको देगा सोडियम का हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान दें, प्लस क्या, बहुत सारा ऊर्जा मिलेगा, बहुत सारा ऊर्जा। कैसा क्या मिलेगा, बहुत सारा ऊर्जा। ये देखिए ऐसा इतना खतरनाक रिएक्शन होता है ना कि अगर सोडियम को अगर पानी में डालोगे ना, पानी क्या है अफकोर्स कि आप अगर वैसे हवा में भी छोड़ दोगे तो वो आग पकड़ लेता है सोडियम। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन गैस, और इसमें जैसे ही आप रिएक्शन करता है, जैसे सोडियम को पानी में डालते हैं ना, बहुत खतरनाक रिएक्शन होता है। रिएक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है और बहुत सारा एनर्जी मिलता है, बहुत सारा क्या निकलता है, ऊर्जा, एनर्जी। ये दोनों ऊर्जा जो है हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, आग पकड़ लेता है। ये क्या करता है, ये इस रिएक्शन में क्या होता है, आग, बहुत सारा ऊर्जा निकलता है। ये जो अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसा अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी। ध्यान दीजिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ। तो जब हम लोग पोटेशियम या सोडियम को पानी के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस मिलता है। एग्जाम में आपको ये दिया जा सकता है कि मान लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं देगा, यहाँ पे खाली स्थान देगा, बोलेगा क्या, बताइए तो इसके रिएक्शन में यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो आपको यहाँ पे क्या होगा, सोडियम होगा, तभी तो ये NaOH बना होगा। ठीक है, तो धातु के ऑक्साइड को अगर हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, धातु को अगर हम जल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या मिलता है, धातु का हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस और बहुत सारा ऊर्जा। लेकिन देखिए इसमें आपको एक कंडीशन है कि जल आपका कैसा होना चाहिए, ठंडा जल होना चाहिए। जल कैसा होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए, क्योंकि ठंडा जल के साथ ही ये रिएक्शन करके अगर आप गरम जल दोगे तब तो ये और खतरनाक रिएक्शन करेगा।
क्या करेगा, खतरनाक रिएक्शन करेगा। इसलिए आपको कैसा डाल लेना है, ठंडा डाल लेना है। अच्छा, अगर हम लोग कैल्शियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं, कैल्शियम के साथ, तो कैल्शियम के साथ भी रिएक्शन होगा। कैल्शियम के साथ रिएक्शन होकर ये क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से भी निकलेगा। बट यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन आपको ना बबल दिखाई देगा, बबल बुलबुला दिखाई देगा। ये जो हाइड्रोजन गैस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ चिपक जाता है तो ये बबल दिखाई देगा। यहाँ पे ऊर्जा तो मिलता है बट बहुत कम ऊर्जा मिलता है। ये जो ऊर्जा मिलता है बहुत कम होता है। ये भी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होती है, आप लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होंगे कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें हम लोग को ढेर सारा एनर्जी मिले। क्या मिले, ढेर सारा एनर्जी। तो यहाँ देखिए आपको बहुत सारा ऊर्जा मिल रहा है, तो इसे अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपीय। और ऊष्माशोषी क्या था, जिसमें हम लोग को एनर्जी देना पड़ता है, जिसमें हम लोग को एनर्जी दे के रिएक्शन करवाना पड़े तो उसमें हम लोग को एनर्जी देना पड़ता है, उसको ऊष्माशोषी बोलेंगे। और जिसमें हम लोग को एनर्जी मिले उसको हम लोग बोलते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ठीक है, तो इसमें हम लोग को ऊर्जा मिल रहा है तो ये कैसी अभिक्रिया होगी, ऊष्माक्षेपीय। ध्यान देने वाली बात इंस्टेंटेनियस रिएक्शन में क्या है कि तीनों में हम लोग को ठंडा जल लेना है। कैसा जल लेना है, ठंडा जल। ऐसे आप याद कर सकते हो, कोल्ड वाटर, CW, क्लास वर्क करना है, मतलब कि ठंडा जल। अच्छा चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग रिएक्शन करवाते हैं मैग्नीशियम। तो हम लोग का जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम जो है ना वो आपका ठंडा वाटर से रिएक्शन नहीं करवाता। देखिए जैसे जैसे हम लोग नीचे जा रहे हैं तैसे तैसे क्या हो रहा है, रिएक्टिविटी घटते जा रहा है, अभिक्रियाशीलता क्या हो रही है, घटती जा रही है। मतलब कि ये दोनों तो ठंडा जल से रिएक्शन करके खतरनाक यहीं पे ये दोनों कर रहा था। ये तो ठंडा जल से रिएक्शन करने के बाद क्या हो रहा था कि आग नहीं पकड़ रहा था, ये हल्का हल्का बुलबुला, हाइड्रोजन का बुलबुला दिखेगा आपको, चिपक जाता था किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। लेकिन मैग्नीशियम जो है वो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जल ही एनर्जी वाला लेना पड़ेगा। मतलब कि जल को अब आपको हीट करना पड़ेगा, गर्म जल लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जल को हमको गर्म लेना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे हम लोग को गर्म जल लेना है, तब ये रिएक्शन होगा। तो ये रिएक्शन करके क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम और मैग्नीशियम को जब हम लोग इसके साथ वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस मिलता है। तो धातु देखिए फिर से, धातु का ऑक्साइड यानी कि धातु और जल से जो रिएक्शन करवाते हैं तो धातु का हाइड्रोक्साइड, धातु जल के साथ रिएक्शन हुआ, धातु का हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस मिला। ठीक है, इसमें हम लोग को ऊर्जा नहीं मिलता क्योंकि हम लोगों ने खुद ही ऊर्जा दिया है, हम लोगों ने खुद से बाहर से एनर्जी गर्म वाटर दिया है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं ये तीनों के साथ। ये जो तीनों है एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन है ना, हाँ तो ये तीनों जो एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। अगर मान लीजिए एल्यूमिनियम को हम लोग रिएक्शन करवाते हैं किससे, वाटर के साथ, तो हमको क्या मिलता है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड मिलता है। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे आपको कैसा जल लेना है, यहाँ पे आपको गर्म जल से भी काम नहीं होगा। देखिए यहाँ पे गर्म जल से, तो ये तो बोला था मैंने हम गर्म जल से काम कर लेंगे, हॉट वाटर। याद रखिए यहाँ पे HW, मैग्नीशियम HW, मतलब मैग्नीशियम हॉट वाटर से रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस जल देता है। लेकिन एल्यूमिनियम हॉट वाटर से भी रिएक्शन नहीं कर पाता। क्यों, क्योंकि देखिए रिएक्टिविटी अभिक्रियाशीलता घटते जा रही है। यहाँ से जो एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन है ये गर्म पानी से भी रिएक्शन नहीं कर पाता। इसके लिए आपको और एनर्जेटिक वाटर, मतलब कि और गर्म पानी, मतलब क्या भाप लेना पड़ेगा। इसके बाद आपको क्या लेना पड़ेगा, भाप, तभी ये रिएक्शन करेगा, नहीं तो रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, तो एल्यूमिनियम को जब हम लोग भाप वाले इनको वाष्प देते हैं तभी एल्यूमिनियम का ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये वाला रिएक्शन नहीं कर पाता है। धातु का ऑक्साइड प्लस जल, धातु का हाइड्रोक्साइड नहीं बनता है, ध्यान दीजिएगा। क्या मिलेगा हमको, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और हाइड्रोजन। एक मिनट, गाना बज रहा है तो मैं थोड़ी देर के बाद, चलिए अभी तो उतना आवाज़ नहीं आ रही है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों ठंडा जल, ये तीनों ठंडा जल, मैग्नीशियम गर्म जल, ये तीनों भाप से, और उसके बाद ये जो हैं ये सभी रिएक्शन नहीं करते हैं। ये सब जो है भाप से भी रिएक्शन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि ये सभी जो है हम लोग के साथ इस तरीके से हम लोग का धातु जो है जल के साथ ही। एल्यूमिनियम का देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे भाप देने के बाद भी ये जो है हाइड्रोक्साइड तक नहीं पहुँच पाया, ये धातु का ऑक्साइड तक ही रह गया। कौन, एल्यूमिनियम। इसी तरीके से अगर आप जिंक के साथ भी रिएक्शन करवाओगे, जिंक को अगर हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं तो क्या मिलेगा, ZnO2 प्लस H2, मतलब जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो इस तरीके से धातु क्या होती है, जल के साथ अभिक्रिया करके धातु का ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो ये देखिए यहाँ तक जो था रिएक्शन, हाइड्रोजन गैस मिल रहा था, धातु का हाइड्रोक्साइड मिल रहा था, कहाँ तक, मैग्नीशियम तक ना। हाँ, उसके बाद जो रिएक्शन हो रहा था उसमें धातु का ऑक्साइड आपको मिल रहा है सिर्फ,
धातु ऑक्साइड, पहला वाला पार्ट। दूसरा वाला पार्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि रिएक्शन लेस एनर्जेटिक हो रहा है, एनर्जी कम लग रहा है। यहाँ पे एनर्जी ये उष्माक्षेपी था, बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल रहा था। इस तरीके से हम लोग देखते हैं ये रिएक्टिव डिस्प्ले। अब इसको याद कैसे करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए देखिए, इसको आपको याद कैसे करना है। एग्जाम में जैसे ही इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको फर्स्ट से पहले यही लिखना है। अब मैं इसको याद करने का तरीका बता दे रहा हूँ, अगर इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए मैं इसको अब मिटाता हूँ। देखिए, इसको याद करने का तरीका है कि बड़ा ही फनी सा तरीका है, जो कि आप लोग को मज़ा आएगा मेरे ख्याल से। आई डोंट नो कौन क्या क्या कैसे कैसे याद करते हैं, मैं तो इसी तरीके से याद करवाता हूँ। के फॉर कैटरीना, कैटरीना ने कार मांगा। ऑल्टो, जैन, फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। के से क्या हो गया पोटेशियम, एन से क्या हो गया सोडियम, ये तो आपको याद ही है। का से क्या होगा कैल्शियम, ये आपका हो गया मैग्नीशियम। ऑल्टो से एल्यूमिनियम, जिंक से जैन से जिंक, फरारी से Fe आयरन, फिर भी से Pb लेड, Cu से कॉपर। चलिए मिली से Hg मिली, सिल्वर Ag और आपका ऑडी Au। बीच में आपको ये जो हाइड्रोजन है इसको थोड़ा सा देखना है, इस तरीके से आपको याद करना है। तो चलिए यहाँ तक अगर आपका हो गया तो मैं आगे जो है